हेलो हेलो हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। वैसे नहीं लगता क्या? हेलो 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 सर जी, नमस्कार 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 नमस्कार। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या आप लोग बढ़िया हैं? क्या आप लोग मस्त हैं? क्या आप लोग खुश हैं? हाँ, स्लो वॉइस है क्योंकि हम स्लो बोल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? बढ़ाई जा रही है आपकी आवाज, रुकी है आपकी। ये बात भी सुन लेते हैं। लो वॉइस को स्लो वॉइस कर दिया जाए। वॉइस वॉइस तो बढ़िया है, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग, जरा जल्दी बताएं। सर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। झूठ बोलने में तुम लोग एक नंबर हो। मैं तुमको किस एंगल से हैंडसम लग रहा हूं? हाय। लो वॉइस लो वॉइस लो वॉइस, अब हाई वॉइस हाई वॉइस हाई वॉइस। तो क्या आप सभी मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आप सभी तैयार हैं तो आज थोड़ी देर क्लास पढ़ाई करने के बाद आखिर के जो 10 मिनट बचेंगे ना, उसमें हम थोड़े बहुत वीडियो कॉल कर लेंगे। मेकअप कर लो यार, वीडियो कॉल करना है ना। मेकअप वेकअप कर लो यार, बच्चे मुझे देखेंगे यार। वीडियो कॉल पर बच्चे मुझे जब देखेंगे तो मुझे अच्छा लगना चाहिए ना। थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है मैंने। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश आकाश श्रवण। आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। ओ भाई चूहा है यहाँ। चूहे, तुझको भी क्लास लेना है क्या? उसने भी लगता है उड़ान हिंदी का बैच ले लिया है। ठीक है भाई साहब। तो क्या वीडियो कॉल में सभी तैयार होके बैठे हो? आज मेकअप करके बैठे हो? सर आप पे चश्मा शूट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, उतार देते हैं चश्मा। ठीक है। तो बताइए, सबको सारी बातें याद हैं या नहीं? सब पिछली क्लास, ऐसा कोई है इस क्लास में जिसने पिछली क्लास ना देखी हो? मतलब ऐसा कोई तो नहीं जिसका बैकलॉग है? जल्दी बताइए बैकलॉग वाले बच्चों, जल्दी बताइए बैकलॉग वाले बच्चों। मैं जादू लग रहा हूं ना? तो बैकलॉग वाले बच्चों जल्दी बताइए, किसी प्रकार का कोई बैकलॉग, जिसके सारे बैकलॉग क्लियर है, मतलब कोई बैकलॉग नहीं है, वो ऐसे अंगूठा दिखा देना, ऐसे अंगूठा आप कर देना। और again, जिसके किसी प्रकार के बैकलॉग हैं तो ऐसे कर देना। ठीक है। चूहे चूहे। ओके। हाय। देखें, ये भाई साहब बड़ी देर तक कैलकुलेशन करते हैं, आपके आंसर का जवाब का इंतजार करते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। नहीं है यार, यार बैकलॉग मत रखो यार बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, आई रिक्वेस्ट यू बेटा, अगर आपकी एक भी क्लास छूटती है ना, देखो मैं जानता हूं मैं आपको किसी भी प्रकार से बोर नहीं होने देता क्लास में। प्लीज बैकलॉग नहीं रखा करो बेटा, एक भी क्लास मिस नहीं किया करो मेरे बच्चे। अगर आप एक भी क्लास मिस कर देते हो ना तो वो दिक्कत क्रिएट कर देता है बेटा, है ना। इसको आदत को अपनी जिंदगी में डाल लो। ठीक है, कभी भी कोई क्लास मिस नहीं करना है। अराउंड 80% के आसपास बच्चे हैं जिनका कोई बैकलॉग नहीं है। आई लव यू बेटा, एक बच्चा लिख रहा है लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू मेरे बच्चों, लव यू सभी उड़ान के परिंदों। मैं, अब बहुत से लोग उड़ान के बच्चों को बहुत अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस उड़ान बैच के बच्चों को परिंदा कहता हूँ। परिंदा क्यों? क्योंकि परिंदा वो होता है जिसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। परिंदा वो होता है जिसकी कितनी ऊंची उड़ान भरना है वो कभी सोच के नहीं भरता। वो बस जानता है कि मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, मेरे ये पंख हैं, इन पंख से इस स्वतंत्र आकाश में जहां मैं जा सकता हूं वहां मैं जाऊंगा। तो तुम वही परिंदे हो, वही परिंदे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही परिंदे हो तुम बेटा, जिस परिंदे मेरा नाम रोशन करोगे। और मैं जानता हूं, मुझे यहाँ पर एक एक बच्चे पर भरोसा है, मुझे यहाँ पर एक एक बच्चे पर भरोसा है कि मेरा नाम रोशन करेगा। क्योंकि देखो बेटा, अप डाउन लाइफ में आएंगे, कभी अच्छा भी पढ़ोगे तो मतलब कभी तुम्हारे टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, कभी तुम्हारे टेस्ट में 100 आउट ऑफ 50 भी आएंगे। अगर तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आते हैं
तो चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना। अगर आपके 100 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 100 आते हैं तो घबराना नहीं। ये अप डाउन लाइफ का पार्ट है, ये हमेशा चलता है, चलता था और चलता रहेगा। ठीक है, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी से नियमित तौर पर पढ़ाई करना है। लव यू मेरे प्यारे बच्चों। लव यू की स्पैमिंग कर रहे हो बेटा? लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू अ लॉट। मतलब आपकी जब ये प्यार को मैं सुनता हूँ ना, अब मैं आपकी जब प्यार को सुनता हूँ ना बेटा, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। ठीक है बेटा, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, कौन रोस्ट कर रहा था हमें? हमारी रोस्टिंग हो रही है। कह रहा बच के रहना, उड़ा दूंगा वाड़ा। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है भैया, वॉइस प्रॉब्लम देखिए प्लीज अगर आप हैं। ठीक है, मैं थोड़ी तेज कर देता हूँ यहाँ से वॉइस। आप लोग को अगर आवाज फटी हुई लगे तो कृपया कर हेडफोन की आपकी आवाज कम कर लेना। ठीक है, कौन उड़ा रहा था मेरा? कौन कौन रोस्ट कर रहा था? नाम बताओ जरा। है किसमें इतनी हिम्मत? अब्दुल समद, लव यू टू। ये मंकी सर, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। चलो बेटा, आज हम वैसे ही इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेटा। आई होप आप लोग मुझसे पहले आंसर दोगे। देखो फटाफट, हम पुरानी क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे पिछली क्लास में, और आज की क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो बेटा, 5 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपको पता ही है मैं यूपी बिहार के बच्चों, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, है ना बेटा? स्पेशली बिहार के बच्चों, आपकी 1-2 दिन में या फिर कुछ दिनों के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं पहले कुछ सूत्र करवा रहा हूं। सबसे पहले सूत्र हम पढ़ रहे हैं दर्पण से संबंधित, दर्पण से या फिर परावर्तन से संबंधित। पहला सूत्र क्या है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा सूत्र क्या है बच्चे, जो हम अक्सर यूज करेंगे, F = R/2। ठीक है, जहां पर F क्या है? फोकस दूरी है, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है 1/F = 1/V + 1/U। इसे कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, अब देखो बेटा, चौथा सूत्र क्या है? जिसे कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है M = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -V/U। बेटा याद रखना, आपको अगर दर्पण का पाठ पढ़ना है ना, तो आपको इन 4 सूत्रों को याद रखना है। ठीक है, अगर आपको दर्पण का पाठ अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से अपने जहन में बसा लेना है, तो इन 4 बातों, इन 4 सूत्रों को याद रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए याद रखना, ये सबसे मुश्किल होता है, हर बच्चा गलत करता है। U का मान सदैव निगेटिव लोगे, F का मान सदैव निगेटिव लोगे, R का मान सदैव निगेटिव लोगे। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। लेकिन हम ये चीज उत्तल दर्पण के लिए थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, अब उत्तल दर्पण के लिए बेटा U कैसा लोगे आप? सदैव माइनस नेगेटिव में लोगे। F कैसा लोगे बच्चा? पॉजिटिव लोगे। और R कैसा लोगे बच्चा? पॉजिटिव लोगे। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अगर यही सारी बातें हम अपवर्तन में कर रहे होते, ठीक है, किस में कर रहे होते बच्चे? अपवर्तन में। बेटा देखना ध्यान से, ठीक है, अपवर्तन में यही सूत्र बदल जाते हैं। ठीक, अब देखो कैसे बदलते हैं, सुनेंगे पहले मेरी बातों को। ठीक, सबसे पहला सूत्र इसमें आता है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। आपको याद होगा, आपके हाथ फड़फड़ा रहे होंगे कि हम लिख दें, तो स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि म्यू = sin I अपॉन sin R। क्या कहता है? म्यू = sin I अपॉन sin R, और ये बराबर होगा किसके बेटा? V1/V2 के। ठीक है, ये क्या है बच्चा? स्नेल का नियम। अब दूसरा सूत्र देखिए, ये पहला सूत्र था, दूसरा सूत्र देखिए बेटा, दूसरा सूत्र है लेंस सूत्र। ठीक है, आई होप आपको लेंस सूत्र का मान याद होगा। लेंस सूत्र का मतलब 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है, तीसरा सूत्र देखिए आवर्धन, लेंस का आवर्धन, तो M = I/O बराबर V/U। ठीक है, अब चौथा सूत्र देखिए लेंस की क्षमता, तो P = 1/F, और ये किस में होगी क्षमता? डायोप्टर में। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। अगर आप बात कर रहे हो अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस के लिए U सदैव कैसा लोगे? नेगेटिव। U हर कंडीशन में आपको कैसा लेना है? नेगेटिव। अवतल लेंस के लिए V कैसा लोगे बच्चे? अवतल लेंस के लिए V भी लोगे, सॉरी V लिख दिया मैंने, F लिखना है, U तो नेगेटिव होगा। F कैसा लोगे बच्चे? अवतल लेंस के लिए F कैसा लेंगे? नेगेटिव। V परिस्थिति के अनुसार आता है। उत्तल लेंस के लिए, है ना, उत्तल लेंस के लिए U कैसा लेंगे बच्चे अपन? नेगेटिव। F कैसा लेंगे बच्चे अपन? पॉजिटिव। ठीक है, V तो अपने अनुसार आता है, परिस्थिति के अनुसार।
फटाफट देखिएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। जिसने इस मेन बातों को ध्यान रख लिया उसी को चैप्टर का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, ये इन बातों को ध्यान रखिएगा बेटा, ये इनके बिना आने वाला कोई न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है, इनके बिना आने वाला कोई न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक तरह से आपके पूरे चैप्टर के सूत्र हो गए, ये काम आएंगे आपके। ठीक है, ये पूरे चैप्टर के इन्हीं सूत्र का काम करना है। ठीक है, याद रखेंगे, इन सभी को लिख के रखेंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं आज की न्यूमेरिकल की क्लास में? और आवाज क्लियर है ना बेटा, बताइए। परिवर्मा बेटा क्या डाउट है बेटा? आवाज क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना बेटा? यस सर, कैसे जाने की यू पूछ रहा है, मतलब मैं समझा नहीं बेटा। सर कुछ समझ नहीं आया। आदर्श सिंह बेटा सिर्फ मैंने पुराने फॉर्मूला लिखवाए, कुछ ये सब कराया है बेटा। ठीक है बेटा, सर पुराने फॉर्मूला लिखवाए। यशवी बेटा स्लोली पढ़ाई करो, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं मेरे बच्चे। सर नाम ले लो, लक्ष्मण। ओके भाई लक्ष्मण, ठीक है, सारे फॉर्मूला क्लियर है बेटा। ठीक है, अब सुनिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन को समझेंगे बेटा, पहले ध्यान से सुनेंगे एक एक बात। ठीक है, अब देखो बेटा, कभी भी मैंने ये बात आपको बताई, कभी भी कोई भी आंकिक प्रश्न आए, न्यूमेरिकल कहते हैं जैसे अपन, आंकिक प्रश्न कभी भी आए ना बेटा, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री में आए, चाहे वो फिजिक्स में आए, चाहे वो बायोलॉजी में आए, और चाहे वो मैथमेटिक्स में आए, अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब उसमें गिवन क्या क्या है। आप लोग भी गिवन ही बोलिए, वैसे तो मुझे जीवन जैसा लगता है, ये देखो पढ़ो ना, जीवन, जीवन, लोग इसे गिवन पढ़ते हैं, मुझे जीवन जैसा लगता है। यहां पर बोला है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बेटा यहां पर दर्पण का नाम नहीं बताया, ना हमें अवतल बोला है, ना हमें उत्तल बोला है, डायरेक्टली बोला है कि इसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है, इसकी वक्रता लंबाई क्या होगी, ठीक है, इसकी वक्रता लंबाई क्या होगी। ठीक है, वक्रता लंबाई की जगह अपन इसको और साधारण से शब्दों में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये खतरनाक से शब्द हो गया वक्रता लंबाई। ठीक ठीक, इसको हम लिख देते हैं फोकस लंबाई। ठीक है भाई साहब, वक्रता लंबाई आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रहा होगा, कठिन सा शब्द है, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो मेरे प्याले प्याले बच्चों, मेरे क्यूट क्यूट से बच्चों, आर का मान दिया है और आपको चाहिए फोकस। अब जब भी आपको कभी भी न्यूमेरिकल करना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसे ढूंढ लो बेटा। आप देखो वक्रता त्रिज्या, अंग्रेजी में वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसी कारण से आर से प्रदर्शित करा है, और कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, फोकस लंबाई क्या है, तो बेटा फोकस लंबाई मतलब एफ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें एफ भी आ जाए और आर भी आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पर, है ना, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, बस सेम फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है बेटा, एफ अपनी जगह है, आर का मान कितना है, 20 है, और 2 का मान तो 2 ही है, तो बेटा एफ का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हो कि बेटा इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, कारण क्या है, हमें क्वेश्चन में अगर बोला होता कि ये अवतल है तो हम फोकस आर को माइनस लेते, अगर उत्तल है तो प्लस लेते, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ 20 दिया है, तो हम उसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वेरी गुड बेटा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोगों का आंसर मेरे पहले आएगा और आया है। लव यू। अब क्लियर है ना बेटा, सबको, सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, बढ़िया, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। मतलब आप मेरी जगह आकर देखिए, आपको फील होगा कि जब आप पढ़ाते हो, पढ़ाने के बाद बच्चा सही आंसर दे, तो वो एहसास, वो फीलिंग, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। वेरी गुड बेटा, एक भी बच्चा यहां पर गलत आंसर नहीं दे रहा है। वेरी गुड, इजी था। ठीक है, इजी इसलिए लगा क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है। मैं इसका पोल करा देता हूं। पहला दर्पण सीधा तथा बड़ा, क्या यह समतल दर्पण कर सकता है? दूसरा, क्या यह उत्तल दर्पण कर सकता है? ठीक है, तीसरा, क्या यह अवतल दर्पण कर सकता है? ठीक है, चौथा, क्या ये उपरोक्त सभी कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देने वाले को मिलेगा, अभी गिफ्ट बताऊंगा, 30 सेकंड का बहुत है ये। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक करके सबके बारे में समझाता हूं बेटा। ठीक है, एक एक, सबसे पहले मैं समतल दर्पण बना लेता हूं। ये रहा एक समतल दर्पण। ठीक है, ये रहा एक समतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद हम बना देते हैं, ये रहा एक उत्तल दर्पण।
ठीक है, ऐसा ही हो उत्तल दर्पण। ठीक है, ये रहा तीसरा अवतल दर्पण, ये रहा एक अवतल दर्पण। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लेना, एक बात याद रखना। ठीक है, एक बात याद रखना। अब एक हमारे परिचित हैं जो पढ़ाए केमिस्ट्री, ठीक है, हमारे परिचित हैं वो पढ़ाए केमिस्ट्री। आजकल क्या है कि उनको बड़ा शौक आ गया बॉडी बनाने का। बॉडी तो बन नहीं रही, हड्डी, वो हड्डी हड्डी इंसान हो रहा है। तो अब क्या है, मन को खुश करने के लिए वो दर्पणों के सामने खड़े होते हैं। तो घर के दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो समतल दर्पण के सामने तो वो भैया उतने ही बड़े रहते हैं जितने बड़े दिखते हैं। मतलब समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो वो उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी दिखती है। वो वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार बराबर होता है। दूसरा देखिए बेटा, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां अगर वस्तु रखी है तो सीधा तो बनता है लेकिन छोटा बनता है। इसमें भी आभासी बनता है, इसमें भी आभासी बनता है। लेकिन अगर हम यहां पर अवतल दर्पण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अवतल, तो ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और ये बना दिया मैंने फोकस। अगर किसी वस्तु को एफ और पी के मध्य रखें, अगर किसी वस्तु को एफ और पी के मध्य रखें तो पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे, केंद्र से। ठीक है, अब ये केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बैकवर्ड पीछे जाकर मिलेगी। भाई साहब लीजिए, प्रतिबिंब बन गया, और सीधा भी है और बड़ा भी है। तो इकलौता ऐसा दर्पण होता है, याद रखना, जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और उसका नाम क्या है बच्चे, उसका नाम है अवतल दर्पण। तो इन तीनों में से सही आंसर क्या आएगा, अवतल दर्पण, अर्थात सी सही जवाब है। सबसे पहले आंसर दिया किसने दिया, देखते हैं। सबसे पहले सुयश कुमार, वेरी गुड सुयश कुमार। सुयश वीडियो कॉल करूंगा, मेकअप करके रखियो। देवेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, नवीन कुमार, भावना, अमलराज, अंश, वैभव गंगवार, आपका फैन, मैं तो वैभव मैन, मैं तो आपका फैन। वाह यार वैभव भाई, किसका फैन, नाम तो लिख दे। उज्जवल भविष्य, सत्यम बिंद, वेरी गुड, बड़ा मजा आ रहा है। सर गलत हो गया, आयुष कोई दिक्कत नहीं, आप अभी गलत कर रहे हो ना। प्रिया मौर्य गलत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी गलती करो ना करो, लेकिन गलती से ही इंसान सीखता है। रोहित भी कह रहा गलत हो गया। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है, और आप लोग सीख सकते हो। अब देखिए, हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को ही क्यों पसंद करते हैं, है ना। हम वाहनों में मतलब क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उससे प्रतिबिंब क्या सीधा बनता है, आंसर आप देंगे, क्या प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा, वो अधिक क्षेत्र कवर करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अधिक क्षेत्र कवर करता है। या फिर तीसरा, ठीक है, उससे प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। या फिर चौथा, सभी, ठीक है, या फिर सभी। अब देखिए इसमें क्या है कि भाई साहब मल्टीपल चॉइस है, इसमें दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, दो चीजें। आप एक भी, चलो एक ही को हम ले लेते हैं, सिंगल चॉइस ही ले लेते हैं, ठीक है। अब लीजिए भाई साहब, अब देखो हम बात करते हैं कि हम समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते, या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, आपको पता है, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, इसके इस क्षेत्र में पॉलिश रहती है। बेटा अगर मैं यहां पर अवतल दर्पण लगा दूं, ठीक है, इसके इस क्षेत्र में पॉलिश होगी, बिल्कुल आप जानते हो ये सारी बातें। अब उत्तल दर्पण में अगर आप, प्रकाश किरण सीधी आ रही है, बढ़िया प्यारी सी बात है, प्रकाश किरण सीधी आ रही है, बढ़िया प्यारी सी बात है, इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर प्रकाश किरण दूर से भी आ रही है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो भाई साहब ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ये अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाई होगी अभी, साइकिल, मैं तो ऐसा बावला था, गाड़ी के वो निकाल लेता था साइड मिरर, अपनी साइकिल पे लगा लेता था, और हर कुछ करता रहता था मैं अपनी साइकिल पे लगा के साइड मिरर, और चलाता था, धूम मचाले धूम, गाना बजाते हुए। तो क्या होता था, अब वो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा आप गाड़ी चला रहे हो ना, पीछे के लोग देखने के लिए उपयोग करते हैं। बेटा जब आप गाड़ी चला रहे तो पीछे के ज्यादा लोग दिखें आपको, पीछे के मैक्सिमम लोग आपको दिखें, इस कारण से आप उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक तो यह है कि अधिक क्षेत्र कवर करता है, एक बात ये, दूसरा ये सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। अच्छा देखना, कभी भी आपने गाड़ी देखोगे ना आप, है ना, कभी भी आप गाड़ी के मिरर पर एक लाइन लिखी रहती है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर,
क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो आपको दूर दिखते हैं लेकिन होते पास हैं, याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण जो होता है ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है, इस कारण से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है। 40% बच, अरे डी डी का दिया, ये आभासी वाला तो वैसे ही गलत हो गया। आभासी वास्तविक से हमें क्या लेना देना, हमें तो भाई साहब सीधा देखना चाहिए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आंसर दिया सुयस, वाह भैया। अभिनव पटेल, संध्या, ईशा, सबरीन अजमी, समित कुमार, अलीना अंजुम, सनी, शगुन नहीं संगम, अतिक्षा, वेरी गुड भैया, मजा आ गया, आज मजा आ रहा है क्वेश्चन करवाने में, ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा फोकस दूरी का मान 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा फोकस दूरी का मान -16 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा फोकस दूरी का मान -32 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन हो जाएगा फोकस दूरी का मान +32 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से सही जवाब देने वाले व्यक्ति को मिलेगा तोहफा। जब तक मैं क्वेश्चन करता हूं, पहले क्वेश्चन को देखो, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उसकी क्या दी है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको सिखाया कोई भी न्यूमेरिकल करना हो, सबसे पहले क्या निकालना है, जीवन, सबसे पहले क्या निकालना है, तो जीवन में मतलब गिवन निकालना है। फोकस दूरी का मान क्या दिया, एफ, एफ हमें निकाला, वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब मेरे प्याले बच्चे आप जानते हो कि यार कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण उत्तल, तो फोकस दूरी किस में लेंगे, फोकस दूरी किस में लेंगे, प्लस में या माइनस में, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया R/2, तो F अपनी जगह है, R का मान 32/2, तो F इज इक्वल टू 2 से 32 गया, बचा कितना 16 सेंटीमीटर। ओके भैया, 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर, तो ए सही जवाब है। आई पोल स्टार्ट नहीं हुआ, अब कर दिया पोल, अब तो 100% सही जवाब दे दो, अब तो दे दो 100% सही जवाब, अब तो बता दी सच्चाई, अब तो 100% सही जवाब दे दो। आंसर बताने के बाद भी अगर 100% सही जवाब नहीं दिया, आज तक किसी की क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि 100% सही आंसर आया हो, आज तक नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूं कि आज हो जाए, और ये कराना आपके ऊपर निर्भर करता है भैया। हाय, अरे अरे अरे, एफ का मान कितना आया है 16 सेंटीमीटर, और एफ का मान 16 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। देखते हैं कितने प्रतिशत, जितने प्रतिशत ए सही जवाब है। लो भाई साहब, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, आंसर सामने लिखा हुआ है, आंसर सामने लिखा हुआ, फिर भी बी, सी और डी आंसर देने वाले बच्चे भी हैं। सबसे पहले सुयश कुमार, गुड गोइंग सुयश बेटा, सौरभ वेरी गुड, सिंह शुभम, संगम, संध्या, भावना, पवन, ऋषभ, सबरीन, नितिन। किसकी कितनी रैंक आई है जरा डाल तो दो, किसकी कितनी रैंक आई है AIR डाल तो दो, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे आपसे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण के सामने, है ना, ये अपने लिखा हुआ है, अवतल दर्पण अपने सामने 10 से, पहले बेटा गिवन लिखता जा रहा हूं मैं, ठीक है, गिवन लिखेंगे ना 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो U का मान कितना है बच्चा 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। बेटा याद रखना, वस्तु का जब भी आप मान लोगे ना बेटा, वो सदैव किस में लोगे, माइनस में लोगे, ठीक है। याद रखना, वस्तु का मान सदैव किस में लिया जाएगा बच्चे, नेगेटिव में लिया जाएगा। आपको कोई भी दर्पण दिया हो या फिर आपको कोई भी लेंस दिया हो बेटा, वस्तु का मान सदैव नेगेटिव में ही ले लेना, बिना सोचे ले लेना। आप तो इसे चीटिंग कह दो या कुछ भी कह दो, लेकिन वस्तु का मान आप तो हमेशा नेगेटिव में ले लेना। तो यहां पर कह दिया, एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, एक वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बढ़िया, अच्छी बात बोली है, ठीक है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना दिया उसने, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बना दिया उसने। अब देखो भैया,
मान लो वस्तु इतनी बड़ी हो तो प्रतिबिंब इतना बड़ा है। इमेजिन करो, सुनो मेरे शब्दों को। मान लो कोई वस्तु यहां रखी है और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के आकार के बीच संबंध कौन बताता है? तो आप क्लियर बोल दोगे कि सर वस्तु और प्रतिबिंब के आकार के बीच संबंध बताता है आवर्धन। तो मेरे बच्चे यहां पर 3 गुना बड़ा, अर्थात आवर्धन का मान कितना दिया है? 3। आवर्धन का मान कितना दिया है? 3। वस्तु का मान कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, आपको क्या निकालना है कि प्रतिबिंब कहां बनता है, अर्थात आपको V निकालना है। अब एक बच्चा इस क्लास का जानता है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको आवर्धन का सूत्र याद रखना पड़ेगा। एक बच्चा इस क्लास का जानता है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। आवर्धन का सूत्र होता है M = I/O = -V/U। अब I/O का तो हमारे लिए काम नहीं है, तो हम क्या लेंगे? M = -V/U। ठीक है, तो हमको M का मान पुट कर दें, कितना दिया है? 3। V का मान हमें नहीं पता, U का मान हमें कितना दिया है? -10। इससे ये कैंसिल, तो V का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। कितने बच्चों का यही आंसर आया था? बढ़िया। ठीक है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ बेटा? सर आवर्धन का मतलब बता दीजिए बेटा। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब के सामने, वस्तु के सामने प्रतिबिंब का आकार कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना कम है, वो हमें आवर्धन बताता है। मैं 2 मिनट्स डाउट देख लूं बेटा आप लोगों के। ठीक है, डाउट्स देख लेता हूं बेटा। कॉमन डाउट्स। सर मैंने भी पैसे दिए हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया बेटा उमंग? क्या दिक्कत है मेरे बच्चे? बोलना, मुझे पता है बेटा तूने पैसे दिए। बिल्कुल सर, आवर्धन समझ में नहीं आया, बाकी सब क्लियर है बेटा। जोहरा बेटा, आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब के सामने वस्तु का आकार कितना है। ठीक है, हिमांशु बेटा, इसका सिद्ध आप बिहार बोर्ड के होगा। अवतल के, ये क्या लिखा है बेटा? मैं समझा नहीं। 2 सूत्र नहीं, अवतल का सूत्र है कि सर मेरा समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया राजदेव? सर आप पोल तो ठीक कर दीजिए यार बेटा। सोनू ने साथ मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूं। मानव नेत्र अगले चैप्टर में। अब बेटा अगर आप अतुल एनसीईआरटी एमपी की बात करो ना, पूरा सिलेबस वही है। आप इसी पूरा सिलेबस वही है, पूरा सिलेबस वही है। ये बैच एमपी बोर्ड के लिए भी। यस बेटा, मैं कहता हूं वर्षा बिल्कुल पूरा एमपी बोर्ड का सिलेबस पूरा, मतलब एनसीईआरटी का पूरा कवर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं ना जो एक्स्ट्रा भी होते हैं, उनको भी कवर कर रहे हैं हम, उनकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं। सर गलत हो गया कोई नहीं सर, हमें क्वेश्चन तो किए, बट जो सूत्र होता है ना, हमें ये नहीं चलता कि कौन सा सूत्र। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। मैं इसका आंसर अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तब दूंगा। पोल नहीं आता, ठीक है यार, इसके बारे में मैं बोल रहा हूं, ठीक करा दो। ठीक है, मैं पोल के लिए बहुत बहुत बच्चों की कंप्लेन आ रही है। ठीक है, पोल बाकी ओके, आई विल टेक केयर फॉर दिस। मैं अभी टीम से बात करता हूं। ठीक है, ओके बेटा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सबके क्या है, देखो बिहार बोर्ड में इसके डेरिवेशंस भी आते हैं, एमपी बोर्ड में इसके डेरिवेशन नहीं आते, यूपी बोर्ड में भी बिल्कुल डेरिवेशन नहीं आते, लेकिन बिहार बोर्ड में इसके डेरिवेशंस आते हैं। तो बेटा क्या हुआ, मुझे बिहार बोर्ड के में डेरिवेशन कराना है। एमपी बोर्ड में आप आंख बंद करके पढ़ लो, आंख बंद करके पढ़ लो, आंख बंद करके पढ़ लो, पूरा का पूरा वही है। ठीक है, और बिहार बोर्ड में क्या है, एक चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाता है अलग से, तो उसकी क्लासेस अलग लगेंगी। ठीक है, अब देखो बेटा, धारा में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण पानी में तिरछा प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर? बेटा देखो, मैं धारा को हटाकर यहां पर वायु कर देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं 2 मिनट के लिए चैट्स बंद कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का मन भटक जाता है चैट्स में और फिर कुछ समझ नहीं आता। देखो, जिस दिन हमारी क्लास होती है ना, मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूं ना बेटा, तो बेटा याद रखिएगा, मैं कोई मस्ती नहीं करता। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तब मतलब जब हम टॉपिक को सीखते हैं, तब मैं थोड़ा फनी वे में पढ़ाता हूं। अभी जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, क्योंकि अब मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या है कि अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो बेटा आप लोग आंसर देंगे ए, बी, सी, डी। अभिलंब की ओर, पहला आंसर है अभिलंब की ओर, दूसरा अभिलंब से दूर, या फिर तीसरा है मुड़ेगी नहीं, है ना, तीसरा क्या हो जाएगा, मुड़ेगी नहीं। ठीक है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो बेटा जिसके पास पोल आ जाए, और पोल नहीं आ रहा, मैं अभी बात करता हूं टीम से, बहुत दिक्कत हो रही है।
ठीक है, आपके पास पोल आ गया होगा बेटा। देखिए क्या है, वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण पानी में तिरछी प्रवेश करती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मान लो ये है जल, 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लो, ये है जल, जल को हम क्या कहते हैं, पानी, और ये क्या है बच्चे, वायु। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो बेटा, अगर आप यहां पर वायु और जल को देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ रहा है कि जल जो होगा ना उसके अणु पास पास होंगे, मतलब जल का घनत्व तो ज्यादा होगा। आप पानी का जल का घनत्व निकालोगे वायु की तुलना में, तो वायु का घनत्व कम होगा, जल का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वायु कैसा माध्यम हो गया बच्चे, वायु हो गया विरल माध्यम, और जल कैसा हो गया बच्चे, सघन माध्यम। बेटा देख, प्यार से देखना, बहुत प्यार से देखना, एक प्रकाश किरण आती है, ठीक है, आप जानते हो इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, इस प्रकाश किरण को जाना कैसे चाहिए, सीधा, ये रहा अभिलंब। लेकिन बेटा याद रखना, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, कहां से कहां, विरल से सघन में जाएगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किसकी ओर मुड़ेगी बेटा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, तो बेटा उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसकी गति क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। ठीक है, इसके कारण ये क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये डायग्राम जो है ना, इसमें काफी चीजें, तो क्या है बच्चे, तिरछी प्रवेश क्या, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर, तो हमारा ए सही आंसर है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने ए राइट आंसर दिया, 52.39% बच्चों ने सही आंसर दिया। और बेटा सुयश कुमार अगेन टॉप पर है, संगम कुमार सेकंड पर है, शुभम थर्ड पर है, नितिन 4 पर है, ईशिका 5 पर है, ऋषभ 6 पर है, राजेश्वर 7, मोहम्मद फरहान 8 पर, नवीन 9 पर, विकास झा पर। मैं चाहता हूं कि इस क्लास में हेल्थी कंपटीशन हो, हर बच्चा चाहे कि उसका नाम इस बोर्ड में आए, मतलब इस लीडर बोर्ड में आए। मैं बहुत हेल्थी कंपटीशन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दें, और मुझे पता है फाइनल में आप फोड़ोगे। किसकी कितनी रैंक आई, किसकी कितनी रैंक आई, फटाफट डालो। वर्षा पोल प्रॉब्लम है, ठीक है मैं देखूंगा उसके बारे में, किसकी कितनी रैंक आई। पोल नहीं आ रहा, खुशी कुमारी, ओके बेटा, जिसको पोल नहीं आ रहा, यहां पर वो होती है ना एक कंप्लेन का, एक सजेशन का या कंप्लेन में आता है बेटा, उसमें डालिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मेरी एक, वेरी गुड, 512 रैंक आई, 166, 240, वेरी गुड बेटा। ठीक है, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। आपको कोई भी दिक्कत है, तुम्हारा आकाश तुम्हारे साथ है, ठीक है, तुम्हारा आकाश तुम्हारे साथ है। आपको डाउट है बेटा, बिल्कुल आपको हर डाउट के आंसर मिलते हैं, आपने देखा है, मैं नहीं देता तो कोई और देता, आंसर आपको डाउट्स के मिलते हैं बेटा, ऐसा नहीं बोला करो जिससे दिल दुखे। ठीक है, पोल नहीं आ रहा, ठीक है मेरे बच्चे, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश ट्रेन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या है, प्रकाश का हवा से कांच में प्रवेश करता है। तो बेटा देखो, प्रकाश कहां से कहां प्रवेश कर रहा है, हवा से, हवा मतलब वायु से कहां प्रवेश कर रहा है बच्चे, कांच की ओर। ठीक है, वायु से कहां प्रवेश कर रहा है बच्चे, कांच की ओर, वायु से कहां प्रवेश कर रहा है बच्चे, कांच की ओर। यहां पर बोला है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है कांच का अपवर्तनांक, 1.5 है। आपको कांच में प्रकाश की गति ज्ञात करना है, और आपको निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी है। ठीक है, करें क्वेश्चन को, स्नेल के नियम का उपयोग करके करेंगे। आप लोगों में से कोई आंसर दे रहा है, मैं ऑप्शन देता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसका मान 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा, या फिर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा, या फिर 4 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा। बेटा सुनना ध्यान से, आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको पहले फील लाना पड़ेगा कि वायु से कहां प्रवेश कर रही है, कांच में, वायु से कहां प्रवेश कर रही है, कांच में। अब आपने स्नेल के नियम का अपवर्तनांक का सूत्र याद रखा होगा। ठीक है, क्या था बेटा, सूत्र क्या था,
अपवर्तनांक का सूत्र आपको याद होना चाहिए बेटा, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं पता, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूं। देखिए मैंने आपको आज की क्लास में ही अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ाया हो, ये दिख रहा है आपको, स्नेल का नियम जो दिख रहा है ना, ये अपवर्तनांक म्यू बता रहा है बेटा, तो हम उसी का तो उपयोग कर रहे हैं बेटा, कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको आता है वही। तो स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक का मान आप जानते हो बेटा, अपवर्तनांक मतलब म्यू, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो पहला माध्यम क्या है V1, दूसरा माध्यम क्या है V2। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्वेश्चन को स्टडी करना है। क्वेश्चन में अपवर्तनांक का मान कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5, 1.5 लिख दिया। अब V1 का मान कितना दिया है, V1 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और पहला माध्यम क्या है बेटा, वायु। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और पहला माध्यम क्या है, वायु। हर बच्चा इस क्लास में याद रखेगा, जो टॉपर बनने की सपने देखता है, जो चाहता है कि मेरा अच्छा रिजल्ट बने, वो टाइम बचाएगा और वो पहले माध्यम मतलब प्रकाश में वायु की चाल याद रखेगा 3 × 10⁸ और V2 दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। अब देख बेटा V2 को ऊपर ले जा, तो 3 × 10⁸ और 1/5 को नीचे लिया, 1/5 से 3 2 बार गया, तो यहां पर V का मान कितना आ रहा है, अरे यार पोल स्टार्ट कर रहा हूं सॉरी, कट्टा हो गया मेरे साथ, कट्टा हो गया, इतना कर दिया, अब तो आंसर दे दो, इतना कर दिया, अब तो आंसर दे दो। हेलो एकता, आई एम सॉरी, सॉरी पीयूष, मैं भी सॉरी बोल रहा हूं तुझे। तीन गुणा 10⁸ सर मुझे लगता है मेरे अच्छे नंबर, आदर्श मैंने शुरू की क्लास में ही आज ही आते से बोला टेंशन नहीं लेने का, आज गलती करिए फिर सुधार करेंगे, हम गलती करेंगे तभी तो सुधार करेंगे, ठीक है ना, हम गलती करेंगे तभी तो, गलती तो वही करता है जो प्रयत्न करता, जिसने गलती नहीं करी मतलब उसने प्रयत्न ही नहीं करा। प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा देखो यहां पर आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो V2 का मान आ रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, बी। कितने प्रतिशत, 89% बच्चों ने सही जवाब दिया। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, यू मेक मी हैप्पी, ठीक है, बहुत खुश, अच्छा लगा। अब देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दिया। अंकुर, सुयश थोड़ा सा नीचे हो गया, करण, नरेंद्र, अफनान, देवेंद्र, सत्यम, साधना, लकी, अंशु। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है। मतलब इस बार तो यार 90% बच्चों ने सही जवाब दिया, इस बार 90% बच्चों ने। सर पोल, मैं और नेटवर्क तीनों मिलकर गलती करते हैं चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को टाइम लेना, क्वेश्चन को पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, पहले क्वेश्चन को टाइम देना, उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, पहले क्वेश्चन को टाइम देना। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न तालिका में उच्चतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा माध्यम ढूंढना है जो सबसे ज्यादा घनत्व, साथ ही सबसे कम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम भी ज्ञात कीजिए। बेटा देखो बड़ा सिंपल सा, यहां पर क्या बोला है कि उच्चतम प्रकाशीय घनत्व, भाई साहब उच्चतम प्रकाशीय घनत्व मतलब अधिकतम, जिसका जितना ज्यादा प्रकाशीय घनत्व होगा उसका अधिकतम अपवर्तनांक होगा, ठीक है ना, मतलब जितना ज्यादा प्रकाशीय घनत्व बढ़ाते जाओगे वो उतना ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ता जाएगा और बेटा उसका अपवर्तनांक भी क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। तो मेरे बच्चे जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाएगा, प्रकाशीय घनत्व का मान भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है कम, कम का मतलब क्या हुआ, निम्नतम प्रकाशीय घनत्व, मतलब मिनिमम प्रकाशीय घनत्व, निम्नतम प्रकाशीय घनत्व, निम्नतम प्रकाशीय घनत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टेबल को ध्यान से पढ़ो और आंसर दो कि किसका प्रकाशीय घनत्व सबसे ज्यादा है। आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि इनमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, डायमंड का।
बेटा जिसका जितना अपवर्तनांक अधिक होगा ना, उतना ज्यादा उसका प्रकाशीय घनत्व होगा। तो अधिकतम अपवर्तनांक किसका होता है? डायमंड का। मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ कि अधिकतम अपवर्तनांक डायमंड का होगा और सबसे कम किसका होगा बेटा? वायु का। ठीक है, वायु का कितना होगा बेटा? ये टेबल मैं जानकर लगाकर लाया हूं इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको सबके मान पता चल जाए। एयर का मान पता चल गया, आइस का मान पता चल गया, वाटर का मान पता चल गया, अल्कोहल का मान पता चल गया, कैरोसिन का मान पता चल गया, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का मान पता चल गया, टारपेटेन ऑयल का, टारपेन ऑयल जो आता है ना, बेंजोनिन का, क्राउन ग्लास का, है ना, और कैनेडा बैल्सम का, रॉक सेट का, कार्बन डाई सल्फेट का, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी। इसमें से बेटा एक तो आप डायमंड का याद रखोगे, है ना, एक याद रखोगे आइस का, है ना, इसे याद रख लेना, और एक याद रखोगे वाटर के। ये मान हमें कभी कभी डायरेक्टली काम आएंगे। एयर का कितना होता है? 1.0003, है ना, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, और अधिकतम मैक्सिमम अपवर्तनांक डायमंड का होता है। मैक्सिमम अपवर्तनांक डायमंड का होता है। मैक्सिमम अपवर्तनांक डायमंड का होता है। कितना होता है? 2.42 बेटा। इससे ज्यादा अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिसका अपवर्तनांक होता। सर आई लव यू एके। एके बड़ा अच्छा है, ठीक है बेटा। स्मृति या कोई भी हो, मतलब बहुत से बच्चों के मैं देख रहा हूं बेटा, कोई भी ऐसा गलत कमेंट मत करना, आप लोग ब्लॉक हो जाओगे बिना सोचे। ठीक है, आप लोग ब्लॉक हो जाओगे और फिर अनब्लॉक होने में बहुत दिक्कत होती है। मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चे कुछ गलत कमेंट कर देते हैं जिसके कारण ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, स्वयं ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हो ब्लॉक हो जाएंगे तो दिक्कत है। हाँ, बुक में है, ये बनी हुई है। ठीक है, तो बेटा कृपया कर कोई भी गलती, मतलब ऐसे गलत शब्द का उपयोग मत करना मेरे बच्चे। हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं ना बेटा, हम अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, मस्ती तो हम करेंगे लेकिन ज्यादा भी नहीं जिससे अपन ब्लॉक हो जाए, है ना बेटा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं बहुत 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 ज्यादा आपका बहुत ज्यादा वो करता हूं। चलिए अब देखिए, आपको अगर पुरानी तालिका में केरोसिन, तारपिन और पानी दिया है। ठीक है भाई साहब, अपन देख लेते हैं केरोसिन का 1.44। तो ये जो केरोसिन है ना, इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.44। ठीक है, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है? 1.44। और दूसरा क्या बोला है? तारपिन। ठीक है, तारपिन ये लिखा हुआ है, तारपिन दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। तारपिन का 1.47। ठीक है, तो ये रहा तारपिन। कितना दिया इसका मान? 1.47। और तीसरा देखिए ध्यान से, तीसरा क्या पूछा है यहां पर? पानी। पानी का कितना है? पानी 1.33। जल लिख दूं मैं? अब यहां पर बोला गया है, कि प्रकाश सबसे तेज कहां चलेगा। ठीक है, मैं क्यों बताऊं? अरे मैं क्यों बताऊं? तुम बताओगे, मैं क्यों बताऊं? तो क्या सही जवाब आप लोग बता पाओगे? तो केरोसिन, तारपीन, जल या सभी? सर आपने जो डाउट बेटा आपने बोला था ऊपर चला गया। भाई साहब केरोसिन में सबसे तेज चलेगा, अधिकतम पूछा ना, सबसे तेज। हाँ, या फिर तारपिन में, या जल में, या फिर सभी में। देखो मैंने जब अपवर्तनांक पढ़ाया था तो मैंने क्लियर बोला था, अपवर्तनांक हमें दो बातें बताएगा। पहला, प्रकाश किरण कितनी मुड़ेगी, और दूसरा, प्रकाश की चाल कितनी होगी। दोनों बातें बताई थी, है ना। और क्लियर बोला है कि किसमें प्रकाश सबसे तेज चलेगा बेटा, सबसे तेज चलेगा। देखो मैं केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का 1.7, जल का 1.33। ठीक है बेटा, इन तीनों चारों बातों का ध्यान रखेंगे। केरोसिन का 1.44, तारपिन का 1.47, जल का 1.33, या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको आंसर देता हूं। एक बात याद रखना, जितना अधिक अपवर्तनांक, इसको मैं साइड में रख देता हूं, जितना अधिक अपवर्तनांक, ठीक है, क्या बोला? जितना अधिक अपवर्तनांक, ठीक है, उतनी कम प्रकाश की चाल, उतनी कम प्रकाश की चाल। ठीक है, जितना अधिक अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल, जितना अधिक अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन सब में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? तो तारपिन का। मतलब इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। लेकिन जितना कम अपवर्तनांक,
जितना कम अपवर्तनांक उतनी ज्यादा प्रकाश की चाल। तो इन सभी में से जल देखो, आप जल में देखो, इन तीनों में से सबसे कम अपवर्तनांक है, और जब सबसे कम अपवर्तनांक है तो जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। बेटा पोल नहीं आ रहा, मैं इसके बारे में बोलता हूं। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है, और आंसर नंबर सी, जल इज द राइट आंसर। लगभग 60% बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, ठीक है, कौन कौन चाहता है वीडियो कॉल हो जाए? सही बताइए, कौन कौन चाहता है वीडियो कॉल हो जाए? अगर आप चाहते हो तो अंगूठा ऊपर कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हो तो अंगूठा डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, रैंक 26, 29। ओ नो, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आकाश नहीं, स्काई। थैंक यू आदित्य। सी सर, यस सर, मेरा सही था, वेरी गुड। आकाश सर वर्सेस पंकज सर। अरे कहा, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, जब तेजी में हवा चलती है तो उड़ जाए। आकाश सर वर्सेस पंकज सर। अरे कहा, कुछ नहीं चलना, कूलर के सामने खड़ा करना, वैसे ही हार जाएगा सामने वाला। ऐसे बोलता है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। चलो भैया 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 भैया, देखते हैं कितने लोग चाहते हैं वीडियो कॉल जाए। सिर्फ 82% चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 70% वालों की सुनेंगे जिन्होंने बोला कि नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अक्सर आ चुका है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने हैं ना, ये क्वेश्चन ना जाने क्यों पसंद है, ये आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। क्या है बच्चा? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो बेटा हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है? हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है? देख बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है? 2.42। एक बात याद रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना बेटा। ठीक है, अब हमें बोला इस कथन का क्या अर्थ है। अब बेटा अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? पहला माध्यम बटे दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम अगर आप वायु ले लोगे, पहला माध्यम वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है सी। म्यू का मान कितना दिया है? 2.42। बेटा सी मतलब प्रकाश की चाल वायु में 3 गुणा 10 की पावर 8, और V2 मतलब यहां पर किसमें? हीरे में प्रकाश की चाल मान लेते हैं V2। ठीक है, अब बेटा V2 को ऊपर ले आइए, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मतलब C। बेटा प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं, अपॉन में 2.42, मतलब हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी ना, वायु में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना कम होगी। ठीक है, याद रखना बेटा, अपॉन में आया है ना तो कम होगी, अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाता तो चाल बढ़ जाती। तो बेटा जब भी हम हीरे से प्रकाश को गुजारेंगे तो वहां पर प्रकाश क्या हो जाएगा? अपनी चाल को कम करेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक लेंस के एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, पहले सुनना, मैं लेंस की क्षमता को समझा रहा हूं। ठीक है, लेंस की क्षमता को समझा रहा हूं। आप जानते हो P इज इक्वल टू 1/f, क्षमता P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ये क्षमता का सूत्र बेटा, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी बच्चे? 1 डायोप्टर। तो ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। तो वह लेंस, ठीक है, वह लेंस जिसकी फोकस दूरी, ठीक है बेटा, क्या बता रहा हूं मैं? वह लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 1 मीटर। फोकस दूरी कितनी है बेटा? 1 मीटर है। ठीक है, उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 मीटर है। ठीक है, उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? उस लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। ठीक है, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सर पंकज सर की क्लास में आप भूत बनकर आए थे। आए, हमें उनकी क्लास में भूत बनकर आने की जरूरत है क्या? नहीं, वो खुद ही भूत है। आकाश सर वर्सेस प्रकाश सर। ये प्रकाश सर कौन है भाई? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की
क्या ज्ञात कीजिए? क्षमता ज्ञात कीजिए। बेटा देखो फोकस दूरी कितनी दी है? 2 मीटर। और ये वर्ड याद रखना, अवतल भी बोला है यहां पर, ठीक है, अवतल भी बोला। बेटा सुन ले ध्यान से, याद रखना, अवतल फोकस दूरी कितनी दी है? फोकस दूरी कितनी दी है? 2 मीटर। और अवतल लेंस बोला है, अवतल लेंस बोला है, अवतल लेंस बोला है, अवतल लेंस बोला है। यह प्रकाश किरणों को दूर की तरफ फैलाता है। देख बेटा, अब आप जानते हो P इज इक्वल टू 1/f। P बड़ा प्यारा लग रहा है, F का मान कितना है? 2। ये ले बेटा, इसकी क्षमता कितनी हो गई? 0.5 डायोप्टर। खत्म कहानी। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म ही हो गया, ठीक है। क्षमता कितनी आ गई? अब देख लें भैया, डाउट देख लें थोड़े बहुत, रिसेंट डाउट। सर ये डायोप्टर क्या होता है? प्रदीप बेटा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर बेटा, ठीक है। सर प्लीज मेरा नाम भी लीजिए, यश। वेरी गुड बेटा, ले लिया। सर समझ में नहीं आया। सोनू बेटा, क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चे? सोनू, मुझे ये समझ नहीं आया आपने क्या लिखा बेटा। उमर, आई लव यू सर। लव यू टू बेटा। फीस देता हूं, पोल आता नहीं है, फ्री नहीं पढ़ाते। ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? इसका मैं फोटो ले लूं भाई, टीम में पहुंचा दूंगा। मैं इसका फोटो ले लूं, बता दूंगा भाई साहब। इसको, इस पर विशेष ध्यान दो। ओम श्रीवास्तव। बच्चे हो बेटा अभी तो छोटे छोटे। सर टाइटेनियम ऑक्साइड की डेंसिटी, बेटा ये तो केमिस्ट्री वाले से पूछना, मुझे नहीं पता। सर डायमंड का अपवर्तनांक क्यों ज्यादा होता है? जोहरा बेटा, क्योंकि वो सबसे सघन होता है, जितना ज्यादा सघन होगा ना उतना ज्यादा अपवर्तनांक होगा। सर रॉक सेड, ये मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। सर अपवर्तनांक एक बार बता दो ना फैजान बेटा। अपवर्तनांक जो होता है वो हमें बता, नहीं बेटा जोहरा याद नहीं करना, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ? अपवर्तनांक हमें बताता है कि कोई भी प्रकाश किरण कितना मुड़ेगी, और अपवर्तनांक हमें यह भी बताता है कि कोई भी प्रकाश किरण कितना मुड़ेगी और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक उत्तल लेंस में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि प्रतिबिंब और वस्तु के आकार के बराबर हो। लो भाई साहब, क्वेश्चन शुरू होते से ही खत्म हो गया। क्या बोला है? यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो। तो मेरे बच्चे यहां पर ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब बराबर है ना, मतलब वस्तु और उसकी इमेज बराबर है। बस मैंने जैसे यही सुना ना, मेरा दिमाग काम कर गया। क्या बोला है? अब देखो उत्तल लेंस, बेटा ध्यान से देखना, ये रहा उत्तल लेंस। आप बोल दोगे हाँ सर यही है उत्तल लेंस, ठीक है। ये होता है इसका मुख्य अक्ष, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद आप ये जानते हो ये होता है इसका द्वारक, ये भी आप जानते हो, ठीक है। आप देखिए, आप ये भी जानते हो ये बिंदु क्या कहलाएगा? ओ। यहां पर फोकस नंबर 1, यहां पर फोकस नंबर 2, यहां पर बेटा 2f1, बेटा ध्यान से देखना। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 2f2। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी वस्तु को मैं 2f1 पर रखता हूं, कहां पर रख दिया बेटा? 2f1 पर रखता हूं, ठीक है। बेटा देखना ध्यान से, इससे पहली प्रकाश किरण समांतर जाती है, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से, ठीक है। दूसरे कलर का यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है, येलो ही ले लेता हूं। तो पहली प्रकाश किरण समांतर जाती है, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से आती है, और ये कैसी हो जाती है बच्चे? समांतर हो जाती है बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के बराबर बनता है। अर्थात वस्तु कहां रखी होगी? वस्तु रखी होगी बेटा 2f1 पर। कहां पर रखी होगी बच्चे? वस्तु कहां रखी होगी बच्चे? 2f1 पर। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर मेरे पुराने लेक्चर को ध्यान से देखें, जहां पर मैंने सारी बातें सबूत और गवाह के साथ बताई है, ठीक है बेटा। बस 5-7 मिनट और क्लास चलेगी, है ना। 2-3 क्वेश्चन और है। अब क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि लेंस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बेटा मेरे बच्चे, लेंस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है बच्चे? पहली बात, लेंस बनाने के लिए आप पारदर्शी वस्तु का उपयोग करोगे। पहली बात, लेंस बनाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? पारदर्शी वस्तु का। पहली बात, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? पारदर्शी वस्तु का। तो क्या
किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? पानी का, ग्लास का, प्लास्टिक का या मिट्टी का? ओके भैया, तो सही जवाब कौन दे रहा है? भाई साहब, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अरे पानी पारदर्शी होता है, बना लो लेंस। ग्लास पारदर्शी होता है, बना लो लेंस। प्लास्टिक भी पारदर्शी हो सकता है, प्लास्टिक की बोतल भी होती है। मिट्टी पारदर्शी नहीं होती, मिट्टी के आर पार नहीं दिखता, इस कारण से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। डी हमारा सही जवाब। आए आ रहा भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक फील नहीं आएगा। ठीक है, फील नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। अब देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने आज की क्लास में डायग्राम के साथ करा। क्वेश्चन कहता है, सर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज है। मैंने कुछ टाइप ही नहीं किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु कहां होना चाहिए? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु कहां होना चाहिए? अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु कहां होना चाहिए? ठीक है। अरे भैया, भाई साहब, भाई साहब, कौन सा दर्पण है? अवतल, ये रहा अवतल दर्पण। आभासी है, सीधा है और बड़ा है। आभासी है, सीधा है और बड़ा है। आभासी है, सीधा है और बड़ा है। ये ले भाई, तो ये रहा फोकस, ये रहा ओ। अरे तुझे आज की क्लास में शुरू में बताया था कि अगर किसी वस्तु को ओ व एफ के मध्य में रखोगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो वस्तु कहाँ रखी होगी? मुख्य फोकस और केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव, ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। ये रहा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव। अब ये केंद्र का उपयोग मैंने क्यों नहीं करा? केंद्र तो हम लेंस में लेते हैं। ठीक है, ध्रुव किस में आता है? दर्पण में। तो हमारा सही जवाब है डी। डी हमारा सही जवाब है। 50% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 50% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बढ़िया सी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। हाँ हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, एक नंबर सी बातें हैं। अब समय शुरू होता है, अब समय शुरू होता है। बेटा एक बार में फोन उठा लेना, मैं सबको कर दे रहा हूं। जो है, मैंने सबको कर दिया। जितने नाम यहां आए थे मैंने सबको कॉल कर दिया। अब ना उठाओ तो फिर ना बोलना कि सर कॉल नहीं आया, सर कॉल नहीं किया आपने। हमने सबको कर दिया। हेलो, 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 रिसीव करो। हेलो, नमस्कार सर, मैं डैश डैश कंपनी से बोल रही हूँ सर, क्या आप मेरा फोन रिसीव करेंगे? 5 मिनट चलेगा ये वीडियो कॉल का खेल, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम इसमें। नहीं रिसीव करा एस ने, हटाओ इसको। याजदेव ने भी नहीं किया, इसके कॉल को भी हटा देते हैं। यश ने भी नहीं किया, जोरा ने भी नहीं किया। और अब भाई साहब रिसीव तुम कर नहीं रहे हो। जोरा, रिसीव तुम कर नहीं रहे हो। अब देखो तुम लोग में से कौन रिसीव करता। सबको कॉल किए मैंने, देख लो सबको कॉल जा रहा है। बेल बज रही होगी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ऐसी बेल बज रही होगी। मंतशा नहीं, हिमांशु भैया रिसीव कर लो। नितिन कुमार, राजा बाबू तपस्या, सतीश प्रतापति, इशिका भारद्वाज, आशुतोष शुक्ला, कीर्ति कुशवाहा, निखिल लक्की, सब्बा परवीन, मुस्कान शाक्या, प्रीतम गुप्ता, अंशिका, अभय, जहरा, अंशिका, रक्षंदा, अरुणिमा, खुशी पांडे,
शमी तिवारी, लता सिंह, स्मृति, एसबी सिंह, वर्षा, माधव झा, मोहम्मद हसीब, प्रभात सिंह, प्रिया, एकता, आरुषि, अनिरुद्ध, यजदेव, अमित, दिल। भाई साहब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है या रिसीव नहीं कर रहे हो? सबको तो कर रहा हूं, कॉल नहीं आ रहा क्या? कर तो दिए हैं सबका कॉल, काहे रिसीव नहीं कर पा रहे हो? भैया ऑपरेटर भैया, क्या गड़बड़ हो रही है ये? हेलो, किसी ने रिसीव किया कॉल? कौन रिसीव किया? हेलो, प्रेम कुमार ने रिसीव किया है। हेलो प्रेम कुमार। और हेलो प्रेम कुमार, आप यहाँ नहीं दिख रहे हो लेकिन मुझे दिख रहे हो। मैं फिर हेलो बेटा प्रेम कुमार, यू आर विजिबल टू मी। और अमन भी मुझे विजिबल है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं यहाँ से भी कॉल करता हूँ, आप लोग में से कोई रिसीव करे तो। हाँ बेटा, कैसे हो प्रेम कुमार? अमन कैसे हो बेटा? अमन अंधेरे में बैठे हो। हेलो प्रेम कुमार, कैसे हो बेटा? हाँ बेटा, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? कहाँ से हो आप बेटा? आप लोगों का आशीर्वाद, मैं हमेशा की तरह खुश हूँ बेटा। अमन देवरिया से, वेरी गुड। अमन आप कहाँ से हो? अरे प्रेम कुमार तुम भी देव, आयुष तुम भी मुझे देख रहे हो। बड़ा अच्छा लगता है यार तुम लोगों को देखकर। मतलब कभी हम क्या एक बंद कमरे में बैठे रहते हैं, इस बंद कमरे में बैठकर मतलब यार बड़ा, कोई दिख जाता है तो बड़ी खुशी होती है। और जब वो बच्चे दिखें जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड बेटा। एक बच्चा अपने नोट्स भी दिखा रहा है, आयुष। कोई डाउट हुआ करे तो बेटा डाउट पोर्टल में डाला करो। वेरी गुड आयुष, आयुष ने सारे नोट्स दिखाए हैं। डाउट हुआ करे बेटा डाउट पोर्टल में डाला करो, आपको वहां पर सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है प्रेम कुमार? अमन, आयुष सब ठीक चल रहा है? वेरी गुड आयुष, आपके नोट्स बहुत प्यारे हैं बेटा। अरे वाह, आसान इसलिए था क्योंकि तुमने पढ़ा है। जो पढ़ेगा उसको हर चीज आसान लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो हर चीज मुश्किल लगेगी। अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, खुशी हुई सुनकर। मैं ज्यादा मस्ती तो नहीं करता क्लास में? कर लेता हूँ यार, तुम ही लोग मेरे परिवार की तरह हो यार, परिवार के साथ ही तो मस्ती की जाती है। बाकी मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता ज्यादा। तुम ही लोगों से मस्ती करता हूँ, तुम ही लोगों से बात करता हूँ। यार यहाँ से क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? तुम लोग यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हो? एक बार, यहाँ नहीं दिख रहे हो तुम लोग, वहां मुझे दिख रहे हो वाले स्क्रीन पर। चलिए भाई, बंद करते हैं ये वीडियो कॉल का खूनी खेल। बंद करते हैं ये वीडियो कॉल का खूनी खेल। अब एक दो क्वेश्चन और करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, कि क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि एक आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपकी छवि सदैव सीधी दिखाई देती है। क्वेश्चन देखना, दो क्वेश्चन और है आज की क्लास के, फिर क्लास खत्म करेंगे हम। ठीक है? क्या बोला? एक दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपकी छवि सदैव सीधी ही दिखाई दे, तो दर्पण संभवतः कौन सा होगा? 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 आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो समतल नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, आप बताइए। पोल आया होगा बच्चों के पास, है ना? नमस्ते सर, कॉल नमस्ते मी, यस सर, कॉल बाद में करेंगे। अभी कुछ आपके यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे वहां दिख रहे हो आप लोग। मेरे पास भी स्क्रीन होती है,
जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, वहां आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आप यहाँ नहीं दिख रहे हो, तो वीडियो कॉल इसलिए आज भी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, क्लास एंड कर दीजिए कृषि, एक क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद अब बताइए, आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो बेटा, समतल दर्पण के सामने तुम कभी भी खड़े होगे तो आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? सीधा। आप उत्तल दर्पण के सामने कभी भी खड़े होगे, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। अर्थात दर्पण समतल भी हो सकता है या उत्तल भी हो सकता है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अरे 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 बेटा, अवतल सॉरी उत्तल और समतल दोनों में प्रतिबिंब सीधा बनता है। दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चे? सीधा बनता है, याद रखना। कोई दिक्कत नहीं, अभी गलती करिए चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी गलती करिए चलता है, ठीक है। यार क्वेश्चंस तो रह गए हैं, लेकिन मैं होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक गोलाकार दर्पण और एक पतले लेंस की, एक गोलाकार दर्पण और पतले लेंस में दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण की दूरी -15 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी भी -15 सेंटीमीटर है। लेंस कौन से हैं? क्या दोनों अवतल हैं? क्या दोनों उत्तल है? या दर्पण अवतल है या लेंस उत्तल है? या दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है? सही जवाब कौन देगा? सर, ना ही हमारा नमस्ते आता है और ना ही हमारे पास पोल आता है, ना ही आप हमको वीडियो कॉल करते हो। हमने भी फीस दिया है। हे भगवान, उठा ले भगवान, उठा ले। क्लास एंड करते हैं इस क्वेश्चन के बाद बेटा, वरना ये मुझे ताने मार मार के खा जाएगा। हमने भी फीस दिया है। टेक्निकल इश्यू है बेटा, टेक्निकल इश्यू के कारण हो रहा है। देखो बेटा, अब लेंस की पहली बात तो दर्पण को देखो बेटा और लेंस को देखो, ठीक है। दर्पण कौन सा होता है जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है बेटा? आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चे? नेगेटिव होती है। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है बेटा, अवतल दर्पण, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, कुछ इस तरह से। बेटा देखो यहां पर, ठीक है। अब बेटा ये बिंदु होता है P, ये बिंदु होता है F, ये बिंदु होता है C। तो फोकस लेफ्ट में है बेटा, फोकस जब लेफ्ट में है तो बेटा बिल्कुल फोकस दूरी नेगेटिव होगी। इसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पर अवतल लेंस देखते हैं, ठीक है, अवतल लेंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरे बच्चे आप देखिए यहाँ पर, इसमें भी फोकस लेफ्ट में रहता है, और जब लेफ्ट में है तो फोकस दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। किसमें? माइनस में। तो दोनों माइनस में दिया है, तो इसके कारण दोनों लेंस और दर्पण कैसे हो गए? अवतल हो गए। दोनों कैसे हो गए बच्चे? अवतल हो गए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। लगभग 39% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लगभग 39% बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब यार कुछ होमवर्क लेते जाओ, आज की क्लास में जा रहे हो ना, तो पहली बात तो ये होमवर्क, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करना, कमेंट में आंसर दे देना या मुझे भेज देना, ठीक है। और ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो इससे होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। ये भी नहीं, ये वाला एक क्वेश्चन, ये रहे हमारे होमवर्क क्वेश्चन, ये रहे हमारे होमवर्क क्वेश्चन। अब बताइए, आज की क्लास में 100% तो नहीं, काफी बच्चों को कुछ समझ आया होगा। देखो बेटा, मेरी कोशिश 100% की है, लेकिन क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, पुराना कुछ नहीं पढ़ा है, तो दिक्कत तो होगी ना बेटा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, शबाना बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज बैकलॉग नहीं, प्लीज हर क्लास को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, हर सब्जेक्ट में बेटा, सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में भी नहीं, और हर सब्जेक्ट में। और बाकी हमने भी फीस दिया है। ठीक है बेटा, देखो बैकलॉग 0 रखने पड़ेंगे। किस किस को समझ आ गया बेटा? जल्दी बताइए। 42 रैंक, लीडर बोर्ड देख लें भैया। सबसे पहले आंसर दिया राजेश्वर यादव, वेरी गुड, है ना। सुयश, निवेश, शिवम, रुखसाना, वैभव, सर्वेश, गुड लक, साधना, अनुज, बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। मैक्सिमम बच्चों को समझ आया ना बेटा? और किसी को कोई डाउट है, डाउट पोर्टल पे डालिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। होमवर्क करिएगा, होमवर्क भेज दीजिएगा बेटा। और निवेदन मैं फिर से कर रहा हूं, 0 बैकलॉग। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा अगली क्लास से, एक भी छुट्टी नहीं करोगे, एक भी। ये तो किस्मत ऐसी है कि मैं देख नहीं सकता तुम लोगों को, वरना मैं शक्ल से रोज डांट लगाता यहाँ पर, शक्ल से याद रख लेता। क्लियर है ना बेटा? लव यू मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं डांट भी देता हूं तुम्हें कभी कभी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। ध्यान रखना, खुश रहना बेटा, है ना, और पढ़ाई करना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छा रिजल्ट। और अच्छा रिजल्ट दोगे तो मुझे खाने पे बुलाना, मैं खाना खाने आऊंगा घर पर। ठीक है? ठीक है बेटा, याद रखिएगा। सर हमने भी फीस दिया है, जा रहा हूँ भाई, बाय बाय।